साथियों, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा चेक करेंगे क्योंकि आजकल उन्होंने सिस्टम बदल दिया है लाइव का, और नया सिस्टम क्या है इसको समझने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए 1-2 मिनट हम इसको थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग राज्यों के अभी अगर कोई साथी हो तो हाथ के इशारे से बता देंगे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अंदर 7,000, 8,000, 10,000 आवाज आ रही है साथियों? आ रही है। अच्छा, ठीक। अभी 2 मिनट में हम लोग शुरू करते हैं। अगर किसी भी तरीके की असुविधा हो रही हो तो साथी उसमें लिख सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में अपनी बात को शुरू करेंगे। ओके, अभी हम लोग सभी मित्रों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी इस कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। युगदत्त जी कह रहे हैं कि सर 15 साल हो गए। 15 नहीं, बहुत सारे साल हो गए। और बसोर राम जी भी जुड़ गए हैं जो राज्य प्रधान है ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत शानदार संघर्ष उन्होंने हरियाणा में ही नहीं छेड़ा हुआ बल्कि उसकी धमक पूरे देश भर में भी, खास तौर से हिंदी भाषी राज्यों में सुनाई देती है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथी ऐसे संघर्षों में जूझे हुए हैं। 2-3 साथी और जुड़ जाए, जैसे 25 साथी हो जाएंगे वैसे ही अपन अपनी बात को शुरू कर देंगे। और अभी तक 20 हो गए हैं। युगदत्त जी पूछ रहे हैं क्या कुछ होगा क्या हमारा? उतना ही होगा जितना करने के लिए हम लोग अपनी ताकत को जुटाएंगे और जितना हौसला बढ़ाएंगे। खैरात में कभी कुछ नहीं मिलता। कॉमरेड सुखबीर जी लाल सलाम। और जैसा कि मैंने कहा था 25 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और अब हम लोग अपनी बातचीत को शुरू कर रहे हैं क्योंकि अपने पास खर्च करने के लिए समय उतना नहीं है। मेरे हिसाब से 7:09 हो चुके हैं और हम अपनी बातचीत को शुरू कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमारा देश
अपनी आज़ादी की 79वीं दिन मनाएगा। 1947 की 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी को 78 साल पूरे हो जाएंगे और ये 79वीं बार होगा जब इस देश की जनता तिरंगा झंडा फहराकर एक आज़ाद देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाएगी। हमारे भारत की आज़ादी के बारे में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए और वो बात ये है कि ये दुनिया की विलक्षण लड़ाइयों में से एक है। मानव समाज ने जितनी शिद्दत के साथ, जितनी कुर्बानियों के साथ अपने अपने देशों की, अपने अपने समाजों की मुक्ति की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसमें भारत की आज़ादी के संग्राम का बहुत जबरदस्त और विशेष महत्व है। इस महत्व को स्वीकार करना चाहिए और इस महत्व को याद करके इस आज़ादी को किस तरीके से बचाने की कोशिश की जा सकती है, इसके बारे में भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि एक ऐसी लड़ाई थी जो लगभग 190 वर्षों तक चली। 1757 में वो कमबख्त आए थे इस देश में। प्लासी की लड़ाई में उसने इस देश के पर कब्जा करने की शुरुआत की थी और उसके बाद जो है वो सब इतिहास है, हमारे सामने है। वो इतिहास हमारे सामने है। हमारे साथी इंदर चौहान कह रहे हैं कि शिमला में भी सफाई कर्मचारियों की हालत अच्छी नहीं है। हरियाणा के सफाई कर्मचारियों की तरीके से संघर्ष करके हमें उस हालत को ठीक करना पड़ेगा। अपन उस पर आएंगे अभी बाद में। तो ये वो लड़ाई थी जो 190 साल तक मुसलसल लड़ी गई, लगातार लड़ी गई, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये लड़ाई इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण थी कि इसने, जैसा कि एक कविता में कहा जाता है कि मैं महल पर, किले पर कब्जा करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं इस किले में बैठकर या महल में बैठकर राज करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं इसकी नींव को खोद देना चाहता हूं। ये वो आजादी की लड़ाई थी जिसने उस अंग्रेजों के राज की नींव को खोल दिया। उनका पूरा महल तितर बितर हो गया कि जिनके राज में कहा जाता है कि कभी सूरज नहीं डूबता था, उनके राज में आज ऐसी हालत हो गई है कि 4-4, 5-5 महीने तक सूरज नहीं उगता। इतने छोटे से इलाके में, इंग्लैंड में वो सीमित होकर रह गए। ये लड़ाई इस मायने में महत्वपूर्ण भी थी कि इस लड़ाई ने उस सूरज को, जो कई हजार वर्षों से भारत नाम की जमीन पर, जम्मू द्वीपीय भारत खंडे में उगता तो था, लेकिन जिसकी रोशनी, जिसकी गर्माहट केवल कुछ अट्टालिकाओं तक, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के घरों तक ही सीमित रहती थी, इस आजादी की लड़ाई ने सूरज को उस प्रतिबंध और उस जाल से भी मुक्त कराया और आज ऐसी स्थिति लाई कि जहां पर इस देश के हर एक नागरिक को उस सूरज की रोशनी और सूरज की चमक को पाने का अधिकार है। 1947 के पहले इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए इसने न केवल उपनिवेशवाद की, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया, बल्कि भारत में भी इस तरीके के हालात पैदा किए, इस तरीके की संभावनाएं पैदा की कि जिससे वो सामाजिक गुलामी जो इस देश में बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, उस सामाजिक गुलामी की नींव पर भी वार किया जा सके। और तीसरी बात, इस संग्राम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें लोग जेल जा रहे थे, कुर्बानियां कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, फांसी पर चढ़ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो बहस भी कर रहे थे। और वो बहस 3 मुद्दों को लेकर केंद्रित थी। पहली बहस कि ये देश गुलाम क्यों हुआ। 5000 साल, 7000 साल की विराट सभ्यता वाला देश, जिसमें दुनिया के सारे कबीले आए, हर नस्ल के लोग आए, दुनिया के सारे धर्म जहां पाए जाते हैं, वहां पर इस तरीके की हालात कैसे पैदा हुई कि 1757 में एक विदेशी ताकत कुछ पानी के जहाजों में बैठकर आती है व्यापार करने के लिए और उसके बाद 190 साल तक इस देश को गुलाम करके रखती है। वो गुलामी क्यों आई, नंबर 1। नंबर 2, इस बात पर बहस हुई कि इस गुलामी से आजाद होने का रास्ता हमारा क्या होगा। और नंबर 3, जो सबसे महत्वपूर्ण बहस थी, वो बहस इस बात को लेकर हुई कि जब आजाद हो जाएंगे तो आजाद होने के बाद हम किस तरीके की नीतियां बनाएंगे कि दोबारा से हमें गुलाम बनने की स्थिति पैदा न हो। इस बहस की खास बात यह थी कि इसमें सभी शामिल थे। सब अपने अपने नजरिए से
एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी के अनुयायी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक सोच अलग था, डॉक्टर अंबेडकर थे, कम्युनिस्ट थे, समाजवादी थे जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, अराजकतावादी थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, बौद्ध थे, पारसी थे, आस्तिक थे, नास्तिक थे। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के एक संगठन को छोड़कर, जिसके बारे में अपन विस्तार से बाद में बात करेंगे, बाकी इस देश में जो भी जीता जागता मनुष्य था वो किसी न किसी तरीके से उस आजादी की लड़ाई में शामिल था। लेकिन इतिहास जब भेड़िए लिखते हैं तो उसमें जानवरों के और मनुष्यों के बच्चों को खाया जाना उपलब्धियों के रूप में शुमार किया जाता है, शहादत के रूप में शुमार नहीं किया जाता। और इसीलिए इतिहास जब लिखा गया आज़ादी के आंदोलन का, उस आज़ादी के आंदोलन में से उस मेहनतकश जनता को, खासतौर से दलितों और आदिवासियों का जो अभूतपूर्व और निर्णायक योगदान था, उस निर्णायक योगदान को लगभग पूरी तरीके से या तो गायब करने की कोशिश की, या कम करके दिखाने की कोशिश की, या उसको बिल्कुल उपेक्षा भाव के साथ उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये लड़ाई, इस लड़ाई में दलितों का और वो उन तमाम सारे लोगों को जो दलितों के मुद्दों को सोचते थे, जो सामाजिक गुलामी को भी आजादी के योग्य मानते थे, उनका भी एक बड़ा योगदान था। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके की भागीदारी हुई। मैं बहुत सारे नाम भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले हम उन कारणों को, उन स्ट्रीम्स को देख लेते हैं जिन स्ट्रीम्स के जरिए ये धाराएं बह रही थी। पहला, जो प्रत्यक्ष थे वो तो शामिल थे, लेकिन अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लोग शामिल थे जो बेड़ियां तोड़ रहे थे, जो वर्ण और जातियों की बेड़ियां तोड़कर जागरण के हथौड़े चला रहे थे। उनका जो बड़ा योगदान है, उस योगदान को हम उस तरीके से नहीं नोट कर पाते, जो योगदान जबरदस्त था और जिसने एक बहुत जागरण का काम किया। उसमें ज्योतिबा फुले थे, उसमें सावित्री फुले थीं, उसमें पेरियार थे, उसमें बाबा साहब थे, उसमें पंडिता रमाबाई थीं, उसमें आनंदी जोशी थीं, और ऐसी अनगिनत महिलाएं थीं। ये सारे लोग वो थे जिन्होंने पढ़ने लिखने का आंदोलन भी लोगों के बीच में विकसित किया। और पढ़ने लिखने के आंदोलन से, पढ़ाई लिखाई तक पहुंचने से लोगों की समझ में ये बात आई कि गुलामी कितनी बुरी चीज है और गुलामी को किस तरीके से मुक्त किया जाना चाहिए। ये एक आवश्यक बात थी। हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं। कार्ल मार्क्स जो लंदन में बैठे हुए थे और यहाँ की सरकार जो रिपोर्ट अपनी पार्लियामेंट के लिए भेजती थी या वहाँ के अखबारों में जो छपता था, उसके आधार पर जो चर्चा किया करते थे, जो लेख लिखा करते थे, उसमें उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि ये गुलाम हो कैसे गया ये इतना बड़ा देश, और उसके कारण जो तलाशे उन्होंने, उन कारणों में से एक कारण ये था कि यहाँ के गांव इस कदर नियंत्रण में हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि उनका बादशाह कौन है, उनका राजा कौन है। उनको इसकी परवाह भी नहीं रहती, क्योंकि वो ये जानते हैं कि कोई भी राजा हो, कोई भी बादशाह हो। आपको संवाद याद होगा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने मंथरा के मुंह से जो कहलवाया कि कौन रप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी होई नहीं रानी। उन्हें मालूम था कि कोई भी राजा आ जाए, कोई भी बादशाह आ जाए, हमारे ऊपर तो इन तीन कमबख्तों को राज करना है। एक कमबख्त का नाम जमींदार है, एक का नाम साहूकार है, और एक पुरोहित साहब है। उन्होंने इन तीनों को नियंत्रण में करके इस 25 करोड़ की आबादी के देश को काबू में कर लिया। जाहिर सी बात है कि ये बात भारत के चिंतकों के दिमाग में भी आई, तो उन्होंने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि पढ़ाई लिखाई से जो दूर रखा गया है, उस पढ़ाई लिखाई से दूर करने की, और ये जो जाति की जड़ता है, जो अलगाव पैदा करती है, जो एलियनेशन पैदा करती है, उस पर वार करना चाहिए। और जब हम भगत सिंह को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो फांसी पर चढ़ने के पहले बम भी बना रहे हैं, बम फेंक भी रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद भी कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ छुआछूत पर हमला भी कर रहे हैं। जाति श्रेणी क्रम के आधार पर गौरव महसूस करने की भावना का भी मखौल उड़ा रहे हैं, सांप्रदायिकता पर भी हमला कर रहे हैं। ये धारा थी जो इस सवाल को एजेंडे पर लेकर आई। उदाहरण के लिए
केरल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, वहां दो बड़े नेता थे जिनमें से एक का नाम था EMS नमूद्रीपाद, एक का नाम था AK गोपालन। वो अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ रहे थे, वो गांव-गांव में लाइब्रेरी और स्कूल खोलने का काम भी कर रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, वैचारिक रूप से कम्युनिस्ट थे वो। वैचारिक रूप से नास्तिक होने के बावजूद हरिजनों के मंदिर में प्रवेश, तब उनको हरिजन कहा जाया करता था शूद्रों को, उनके शूद्रों और दलितों के मंदिर प्रवेश के सवाल को लेकर भी आंदोलन चला रहे थे और हाथियों से कुछ ले जा रहे थे। सवाल ये नहीं है कि मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सवाल ये कि जहां कोई एक व्यक्ति जा सकता है वहां किसी दूसरे व्यक्ति पर उसकी जाति या वर्ण या लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ये वो लड़ाई थी जिसने अपरोक्ष रूप से आजादी की लड़ाई को एक धार पैदा की। जब आंखें खुलती हैं तो वो आंखें केवल सामने देखने के लिए नहीं खुलती, अगल बगल में और पीछे देखने के लिए भी खुलती हैं। वो आंखें केवल खाने पीने की चीजों को देखने के लिए ही नहीं खुलती हैं, बल्कि वो हाथों और पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों को दूर करने के लिए भी खुलती हैं। ये ऐसी लड़ाई थी जो आजादी के आंदोलन के दौरान अपरोक्ष रूप से, जिसने आजादी के आंदोलन को बहुत निर्णायक और गुणात्मक मदद की। ये वो बहस थी जो 3 आयामों को लेकर चल रही थी। ये बहस थी जिस बहस का सार हिंदुस्तान के संविधान के रूप में निकल कर आया। 5000 वर्ष की लिखित सभ्यता का इतिहास, 19,569 भाषाएं हैं हमारे देश में जिन्हें भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है, मातृभाषाएं। 22 भाषाएं हमारे संविधान में है, लेकिन 19,569 मातृभाषा है जो हमारी जनगणना में शुमार की जाती है। लगभग 1 लाख के आसपास बोलियां हैं, लेकिन इनमें और अनगिनत किताबें हैं। इनमें बहुत सुंदर साहित्य है, कविता है, उपन्यास है, कहानियां हैं, लेकिन इन सब के अलावा इनमें से एक भी भाषा में लिखी हुई, एक भी बोली में कही गई एक भी किताब ऐसी नहीं है जिस किताब ने ये कहा हो कि सारे लोग बराबर हैं, जिस किताब ने ये कहा हो कि जन्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर या जाति के आधार पर ऊंच नीच गलत है। बल्कि अनेक किताबें जिन्हें बहुत सम्मान प्राप्त है, उन सम्मान प्राप्त किताबों ने उल्टी बात कही और उन्होंने कहा कि नहीं, जन्म के आधार पर और वर्ण के आधार पर ही हैसियत तय कर दी जानी चाहिए। ये संविधान रातों रात पैदा नहीं हुआ। ये संविधान उस लड़ाई की पैदाइश है जिस लड़ाई में जो वंचित थे, जो सामाजिक रूप से शोषित थे, जिन्होंने उन बेड़ियों के भार को ढोया था, उन्होंने उसको महसूस किया और उन्होंने उस लड़ाई में इस बात पर जोर दिया कि केवल आधी गुलामी नहीं चाहिए, हमें पूरी आजादी चाहिए। केवल एक विदेशी चले जाएंगे, जैसे कि भगत सिंह ने कहा था कि अगर ये गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज चले जाएंगे और उनकी जगह अगर काली चमड़ी वाले अंग्रेज बैठ जाएंगे, उससे हमारी मुक्ति नहीं होने वाली, हमें पूरी मुक्ति चाहिए, आर्थिक मुक्ति भी चाहिए, सामाजिक मुक्ति भी चाहिए। ये पंडित मदन मोहन मालवीयों की वजह से नहीं हुआ, ये बाल गंगाधर तिलकों की वजह से नहीं हुआ। इन दोनों के नाम मैंने इसलिए लिए कि इन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का महान योद्धा माना जाता है, लेकिन ये दोनों पूरे जीवन भर छुआछूत और अस्पृश्यता का बर्ताव करते रहे। और इसी वजह से ये जो उभार हुआ पैदा, उस उभार ने एक निर्णायक रूप से असर डाला इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर। और जाहिर सी बात है कि इसका जो मुख्य धार थी, इसका जो मुख्य वजन था, वो मुख्य वजन उन वंचितों की ओर से था जो कभी दलित के नाम पर, कभी पिछड़ी जातियों के नाम पर, कभी अति पिछड़ी जातियों के नाम पर सदियों से गुलामी के शोषण का शिकार थे। एक और असर हुआ जो अपरोक्ष था, लेकिन जिसने जिसने चकाचौंध पैदा कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके बारे में बहुत लिखा है, पंडित नेहरू ने भी इस बात को लिखा है, यहां तक कि बाल गंगाधर तिलक साहब ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि सोवियत यूनियन में 1917 में जो क्रांति हुई थी, उसने एक चमक ला दी पूरी दुनिया के गुलामों के अंदर। उसने वो किया जो मानव समाज में तब तक कभी नहीं हुआ था, सोचा भी नहीं गया था। उन्होंने राजा, जिसको वहां जार कहा जाता था, उस जार की जगह प्रजा का राज कायम किया। उसने पूंजीपति की जगह मजदूर का राज कायम किया।
और उसी का नतीजा था कि लेनिन के जाने के बाद, लेनिन जिनकी अगुवाई में वो क्रांति हुई थी, लेनिन के जाने के बाद वहां पर एक मोची का बेटा जोसेफ स्टालिन वहां की सत्ता का मुखिया बना और उस मोची के बेटे ने इस पूरी मनुष्यता को हिटलर जैसे दानवों के मुंह में जाने से रोका। स्टालिन के जाने के बाद एक बढ़ई का बेटा जो खुद बढ़ई था निकिता क्रुश्चोव, वो वहां की सत्ता में पहुंचा और जो कल्पना नहीं की जा सकती थी वो कायम वहां पर हुआ। इसने भी हमारे देश के सारे लोगों को प्रभावित किया, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया। लेकिन इसके बाद भी जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जो इतिहास पढ़ाया जाता है और अब जो इतिहास नए तरीके से लिखा जा रहा है, जिसे कल्पित इतिहास के रूप में दोबारा से उसी अंधकार के युग में धकेला जा रहा है, उस इतिहास में दलित नायकों का, उनकी कुर्बानियों का, उनके योगदान का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। हमारे एक प्रिय कवि हैं जिनका नाम है राजेश जोशी। उनकी एक छोटी सी कविता है जो इस बात को बयान करने में काफी मुफीद है कि भारत के इतिहास के आजादी के नायकों में दलितों का जिक्र नहीं है, जहां है वहां से मिटाया जा रहा है। क्यों? राजेश जोशी अपनी कविता में कहते हैं कि कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा अधिक ज्यादा होते थे। इत्यादि भावताओं करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठियों और सभाओं में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे और उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वो ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते थे। इत्यादि हमेशा आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमें बताए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे और कुछ लोग उन नामों से पगार लिया करते थे। लेकिन कुछ तो ऐसी दुर्घटनाओं में भी इत्यादि रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे जिनसे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वे काम सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इत्यादि हर जगह शामिल थे पर उनके नाम कहीं नहीं थे, उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिरफिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। यही इत्यादि वाला बर्ताव उन दलितों के साथ हुआ जिन्होंने आजादी की लड़ाई में जान गंवाई, जिन्होंने आजादी की लड़ाई की दशा और दिशा बदल दी। जिन्होंने आजादी की दशा और दिशा बदल दी, उनमें से कुछ नामों का जिक्र मैं आपके बीच में करूंगा ताकि हम आजादी की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने इन गुमनाम रह गए, अनाम रह गए या बेनाम कर दिए गए शहीदों और नायकों के बारे में जान सकें। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के 3 टर्निंग पॉइंट। पहला टर्निंग पॉइंट है 1857। इसलिए टर्निंग पॉइंट है कि यह वो पहला समय है जब भारत के नाम पर इकट्ठा हुआ है, जब देश के अनगिनत राजा, जिनके झंडे थे, जिनकी सेना थी, जिनका रुपया था अपना अलग अलग, वो सब इकट्ठा हुए इस मांग को लेकर कि अंग्रेज का लॉर्ड या वायसराय नहीं चाहिए, बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी पर चाहिए। जिसने पॉलिटिकल इंडिया के रूप में पहली बार शेप लिया, वो आंदोलन था, वो महासंग्राम था जिसे मार्क्स ने कहा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वो पहला टर्निंग पॉइंट था। किसने छेड़ा था इसको? इनका सूत्रधार और इनका योद्धा कौन था? ये कहा जाता है कि इनका सूत्रधार और योद्धा मंगल पांडे थे। नो डाउट मंगल पांडे का बड़ा योगदान था, लेकिन इस क्रांति का जनक कौन था? आपने मंगल पांडे की कहानी शायद सुनी हो, अगर किसी ने आपको बताया हो। मंगल पांडे की आंखें खोलने वाला माता दीन भंगी था।
मैं कुछ ऐसे नाम बोलूंगा जो नाम आजकल नहीं लिए जाते, लेकिन उनके जो नाम थे, जिस नाम से वो जाने जाते थे, उन्हीं नामों से हमें उन्हें याद करना चाहिए। ये नाटक जो चलता है ना कि चमार की जगह जाटव बोला जाएगा, चौधरी बोला जाएगा, इस संबोधनों के नाटक में पढ़ने की बजाय जो उनका नाम था वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। माता दीन भंगी। हुआ क्या? मंगल पांडे सिपाही थे। माता दीन भंगी कारतूसों का जो गोदाम रहता था, उस कारतूसों के गोदाम में सफाई करने का काम करते थे। एक दिन इनको प्यास लगी तो इन्होंने मंगल पांडे जी से लोटा मांगा। मंगल पांडे जी का ब्राह्मणत्व जाग उठा। उन्होंने कहा, तू कौन होता है लोटा मांगने वाला मुझसे? और उन्होंने लोटा देने से मना कर दिया। उस पर माता दीन भंगी ने मंगल पांडे को फटकारते हुए कहा कि बड़ा ब्राह्मण का बेटा बनता है, जिन कारतूसों का तू उपयोग करता है उन कारतूसों पर तो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। मुझे लोटा, माता दीन वाल्मीकि कॉमेड सुखवीर आजकल कहा जा रहा है उन्हें, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में, फांसी के रिकॉर्ड में उनका नाम माता दीन भंगी था। ये नाम भी हमें किस तरीके से पुरोहितों ने दिए हैं अपमानित करने के लिए, ये एक अलग बात है, उस पर अपन लोग बहस कर लेंगे, लेकिन मैं पुलिस रिकॉर्ड से बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये गाय और सुअर के चर्बी का कारतूस तो अपने मुंह से खोल लेता है, लेकिन मुझे देने के लिए लोटा नहीं है। ये वो कटाक्ष था जिस कटाक्ष ने मंगल पांडे साहब के जबीर को जगा दिया। उन्होंने बाद में मीटिंग सीटिंग की और उसके बाद जो बगावत हो गई, उस बगावत के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। 1857 की एक और नायिका थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन बिना झलकारी बाई के रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पूरी नहीं होती है। झलकारी बाई की शक्ल सूरत और कद काठी बहुत कुछ रानी लक्ष्मीबाई से मिला करती थी, और इसीलिए कई जगह रानी लक्ष्मीबाई का वेश धर के मुश्किल मोर्चों पर लड़ने के लिए झलकारी बाई भी जाया करती थी। जब झांसी के किले पर अंग्रेजों ने चढ़ाई की, उस वक्त मुकाबला करने के लिए जो सामने खड़ी हुई थी वो अंग्रेज समझ रहे थे कि लक्ष्मीबाई है, लेकिन वो असल में झलकारी बाई थी। और वो लक्ष्मीबाई की सेना की जो महिला शाखा थी, उस महिला शाखा की सेनापति थी, उनकी भी शहादत हुई। मैं झलकारी बाई का नाम आपके बीच में रख रहा हूं, लेकिन ऐसी अनगिनत महिलाएं थीं जो कोरी समुदाय में पैदा हुई थी, जो उस वक्त जो कहा जाता था चर्मकारों के समुदाय में पैदा हुई थी, जो कहारों के समुदाय में पैदा हुई थी। ये वो बटालियन थी, ये वो टुकड़ी थी, आज की भाषा में जो हम लोग कहते हैं ना कि वो ब्लैक कैट कमांडोज, उस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई के आसपास रहने वाले। झलकारी बाई का नाम इसलिए क्योंकि वो सेनापति थी, लेकिन ऐसी अनगिनत महिलाएं थी। उनके बिना रानी लक्ष्मीबाई की कहानी अधूरी है। एटा जिला है। 1857 के संग्राम में राजा ही नहीं लड़े थे, जनता को भी जहां जहां मौका मिला था वहां उन्होंने बगावत कर दी थी। एटा में सोरो नाम की एक जगह है, उस सोरो में चेतराम जाटव और बबलू मेहतर, उन दोनों के यही नाम थे। ये उसमें शहीद होने वाले शुरुआती शहीदों में से एक। उन्होंने न केवल फिरंगियों से टक्कर ली, बल्कि उन्होंने चेतराम जाटव जी और बबलू मेहतर जी ने 26 मई 1857 को वो लड़ाई में कूदे। इतने ज्यादा नुकसान किया था उन्होंने उनका कि फिरंगियों ने इन दोनों दलित क्रांतिकारियों को, जिनमें से एक का नाम चेतराम जाटव था, एक का नाम बबलू मेहतर था, उनको पेड़ से बांधकर सोरो में ही गोली से उड़ा दिया था। बाकी लोगों को कासगंज में ले जाकर फांसी दी गई थी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक जगह जौनपुर में भी 1857 में 18 क्रांतिकारियों को बागी घोषित किया है। यहां पर उन्होंने क्रांति को कुचलने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज उसको कुचल नहीं पाए, तो उन्होंने इनको बागी घोषित कर दिया। उनका नेता था जिसका नाम था बाके चमार। मैंने आपसे कहा कि मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जिन शब्दों से इन शहीदों को उस जमाने में जाना जाता था। उनके जाने के बाद हम उनका नाम नहीं बदलेंगे। इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उस जमाने में 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बाद में उनको मृत्युदंड दे दिया। हम जानते हैं कि हजरत महल का बहुत बड़ा योगदान था आजादी की लड़ाई में। नवाब वाजिद अली शाह साहब की बेगम थी वो।
लेकिन उनकी महिला सैनिक दस्ते की कप्तान थी ऊदा देवी पासी। उनके पति का नाम था मक्का पासी। उस ऊदा देवी ने जिस तरीके की लड़ाई लड़ी है वो आज की तारीख में अकल्पनीय है। उन्होंने जब देखा कि हजरत महल को हरा दिया गया है, मक्का पासी को मार डाला गया है, तो उन्होंने 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदर बाग में एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज फौजियों को गोलियों से भून दिया और बाद में खुद भी अपने को गोली मार ली, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं पड़ना चाहती थी। ऐसी एक महावीरी जी थी, ये बिहार में मुजफ्फरपुर की थी, और उनको भी किसी भी तरीके की नाइंसाफी पसंद नहीं थी। उन्होंने 22 महिलाओं की एक टोली बनाई। हम आजादी के आंदोलन में वानर सेना का जिक्र सुनते हैं, जिसमें आनंद भवन से इंदिरा जी के नेतृत्व में कुछ बच्चों की सेना निकलती थी, खादी के कपड़े पहनकर आंदोलन करते हुए। अच्छा लगता है, लेकिन इनने वानर सेना नहीं बनाई थी। इन्होंने 22 महिलाओं की ऐसी टोली बनाई थी जिसने अंग्रेजों की फौज पर हमला कर दिया, दर्जनों अंग्रेजों को मार डाला। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से दलित महिलाएं गांव की भी निकल कर आएंगी, और उनको मारने के बाद जब वो घिर गई तो उन्होंने अपने आप को भी गोली मार के शहीद कर लिया। हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा जिक्र आता है नमक सत्याग्रह का। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था साबरमती के आश्रम से, लेकिन इस आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए इसका जिक्र नहीं मिलता। हाँ, हमें लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चले गए थे, डंडा लेकर, उसके बाद नमक बनाया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि नमक आंदोलन एक चमत्कारिक, वो जिसको कहते हैं ट्रिगर था, लेकिन उसमें बलदेव प्रसाद कुरील नाम के एक सज्जन थे जिन्होंने कोतवाली में 1900 तब धरना दिया था। नमक आंदोलन के दौरान धरना देने पर उनको पुलिस ने गोली मारकर शहीद कर दिया था। उसी तरीके से लाल कुआं नाम की जगह है लखनऊ में, वहां पर रहने वाले सुचित राम भी धरना देने की वजह से गोली से मार दिए गए थे। नमक सत्याग्रह के आंदोलन में 103 दलितों पर अर्थदंड के साथ सजा घोषित की गई थी, और यही स्थिति थी उस भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसमें बड़े पैमाने पर दलितों की हिस्सेदारी हुई। और इस दमनकारी नीति से जो एक आक्रोश पैदा हुआ था पूरे देश भर में, उनमें लगभग यूपी के एक रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, केवल उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड के हिसाब से कई जिलों में 93 दलितों ने अपनी कुर्बानी दी थी, जिनका नाम और पता आज भी सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, इतिहास की किताबों में नहीं। इतिहास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आजादी की लड़ाई का, और वो है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी हुई आजाद हिंद फौज। वो कितना जीत पाई कितना नहीं जीत पाई ये बात नहीं है, उसने जो असर छोड़ा इस देश में, और खासतौर से वो असर तब तक कायम रहा जब नेताजी के चले जाने के बाद, जब वहां पर उनके बंदी लोगों पर जो मुकदमा चला और जिसने पूरे देश को जगाने का काम किया। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने जब 26 जनवरी 1942 को आजाद हिंद फौज बनाई थी, उस वक्त इस देश की सेना में एक चमार रेजिमेंट हुआ करती थी, एक महार रेजिमेंट हुआ करती थी। अंग्रेजों ने दलितों की रेजिमेंट्स अलग से बना के रखी थी, और ये कैप्टन मोहनलाल कुरील के नेतृत्व में न केवल हजारों दलित फौज में शामिल हुए, बल्कि पूरी की पूरी चमार रेजिमेंट ही आजाद हिंद फौज में विलीन हो गई थी। वो एकमात्र ऐसी रेजिमेंट थी जो पूरी तरीके से आजाद हिंद फौज के साथ, अंग्रेजों की सेना के साथ बगावत करके उसमें शामिल हो गई, और उसी के नतीजे में हजारों युवा दलित परिवारों से निकल कर आए और उन्होंने बहुत जबरदस्त योगदान दिया। मैंने चेतराम जाटव जी का नाम लिया, बबलू मेहतर जी का नाम लिया, बाकी चमार जी का नाम लिया, एक बुद्धू भगत भी थे। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ है, जो यूं गर्द खाक है मगर आंधी के साथ है।
ये आंधी पैदा करने का काम जो किया था वो केवल उन महान नेताओं ने पैदा नहीं किया था जिन महान नेताओं की अगुवाई में ये चला, बल्कि ये आंधी पैदा करने का काम उन जड़ पर, जमीन पर जुड़े हुए उन मेहनत कशों ने किया था जिन्हें किसी भी तरीके की आजादी नहीं थी। 1857 एक बड़ा निर्णायक मुकाम था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आजादी की लड़ाई की शुरुआत 1804 में भी हुई है। ये छतरी के नवाब ने लड़ी थी और उन छतरी के नवाब का जो परमवीर योद्धा था उसका नाम था उदैया। आज भी अलीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में उसकी कहानियां गाई जाती हैं, गांव वाले गाते हैं। और उदैया जो साहब थे कि वो वहां न केवल लोगों को उन्होंने जगाया, बल्कि बाद में जब उनको पकड़ लिया गया, उनकी वीरता बहुत जबरदस्त थी, तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से फांसी दी जाएगी और किस तरीके से लोगों के सामने एक मिसाल पैदा की जाएगी, पेश की जाएगी, ये भी काम हुआ। 1857 में जब खलीलाबाद के राजा वेनी माधव पकड़े गए थे तब उनको अंग्रेजों की कैद से छुड़ाकर लाने वाला भी एक दलित था जिसका नाम था बीरा पासी। पीताम्बर और नीलांबर शाही भाइयों के नाम आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1857 में पलामू के इलाके में बड़े पैमाने पर दलित और आदिवासियों को संगठित किया और इन संगठित लोगों ने वहां पर एक अंग्रेज समर्थक जमींदार हुआ करता था जिसका नाम था रघुवर दयाल सिंह, उससे कड़ा मुकाबला किया और 1857 में इस विद्रोह ने राजारा कंपनी पर भी हमला किया जिससे अंग्रेजों का काफी नुकसान हुआ था। इसी तरीके की 1857 की एक और नायिका है जिनका नाम था वीरांगना रणवीरी वाल्मीकि। वो शामली की लड़ाई में शामिल थी, उत्तर प्रदेश शामली। ऐसे अनेक नाम हैं जिन्हें अगर लिया जाए, जिन्हें अगर तरीकों के साथ में लिया जाए। हमारे मित्र योगेश यादव जी कह रहे हैं कि दस्तावेज भी इतिहास होते हैं, यकीनन, लेकिन दस्तावेज आम जनता की पहुंच से बाहर होते हैं। इतिहास लोगों को याद दिलाते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गंगू मेहतर का नाम कैसे भूल सकते हैं आप। लेकिन इतिहास वो जो हमें रटाया जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें समझाया जाता है, जो अब नए तरीके से लिखा जा रहा है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी नहीं मिलेंगे, पंडित नेहरू भी नहीं मिलेंगे, महात्मा गांधी भी नहीं मिलेंगे, ये मुद्र बात, AK गोपालन की बात तो छोड़िए, गंगू मेहतर भी नहीं मिलेंगे। ऐसे अनेक नाम है। जैसे 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में मरने वाले लोगों में एक मैकूलाल थे, सीतापुर के थे। ये 1932 के मोतीबाग कांड में हुए। एक शिवदान थे जो पहाड़ीपुर के थे, आजमगढ़ के। उन्होंने 1942 की 15 अगस्त को मधुबन थाने पर अंग्रेजों पर हल्ला बोल दिया और अंग्रेजों की गोली से मारे गए। इसके अलावा बहुत सारे दलित शहीद थे। एक बहुत बड़ा नाम है जिनमें जो जलियांवाला बाग का बदला लेने वाले ऊधम सिंह, वो भी दलित परिवार से आते थे। ऐसे अनगिनत नाम हैं जो इस तरीके की लड़ाइयों में शामिल हुए और जो गांधी जी के कहे से प्रभावित होकर के अछूतोद्धार और सामाजिक परिवर्तन का एक रास्ता ये भी हो सकता है, वो मानकर भी शामिल हुए। उसमें गंगाराम धानुक जी थे, भोला पासवान शास्त्री थे, जगलाल चौधरी थे, उत्तर प्रदेश के धर्मप्रकाश थे जो शुरुआत में आर्य समाजी भी थे, रामजी लाल सायक थे, जौनपुर के उत्तर प्रदेश के माता प्रसाद जी थे, खुदागंज के प्रेमचंद आर्य थे, राजस्थान के गोविंद गुरु थे, आंध्र प्रदेश के MR कृष्णा थे, MS नागप्पा थे, मध्य प्रदेश के भगवती चंद्राकर और जुलूम चंद्राकर जैसे लोग थे जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और इन्हीं लड़ाइयों से बाबू जगजीवन राम उभरे जो गंगाराम धानुक जी के राजनीतिक शिष्य थे। और ये एक इस धारा में भी बड़े पैमाने पर लोग रहे। 1941 और 42 के जो आंदोलन के जो नायक थे भोला पासवान, उन्होंने बाद में अछूतों के बीच में भी जागरण लाने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपके बीच में बोल सकता हूं, लेकिन बजाय उन नामों को दोहराने की बजाय हम ये विवरण इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्योंकि ये गायब हो। 1857 से 80 साल पहले की बात है। तिलका माझी नाम का एक क्रांतिकारी पैदा हुआ था जो शहीद हो गए थे। आदिवासी इलाकों में जाकर उन्होंने उनको संगठित किया था, बगावत की थी। आदिवासियों के विद्रोह तो अनगिनत हैं।
1857 की क्रांति के विफल हो जाने के बाद अंग्रेजों ने कुछ महीनों में ही अपना वर्चस्व कायम कर लिया था पूरे देश भर में। लेकिन ये जो गोंडवाना लैंड जिसको हम कहते हैं, जो मध्य प्रदेश के मंडला से शुरू होके पूरे छत्तीसगढ़ और झारखंड तक जाती है, आदिवासियों की बसाहट का इलाका, 8-9 साल लग गए थे अंग्रेजों को अपने राज को दोबारा से वापस लाने के लिए। इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीती भी थी। बिरसा मुंडा आजकल उनका नाम लिया जाने लगा है, लेकिन केवल नाम लिया जाता है, केवल माला पहनाई जाती है, धरती का आबा कहा जाता है, लेकिन उनके वारिसों के साथ उसी अनुपात में उनकी बेदखली, उनकी बर्बादी का, उनके सत्यानाश का काम किया जाता है। लेकिन बादल भोई का आज तक कोई जिक्र नहीं है। ऐसे अनगिनत शहीद हैं। ऐसे और भी अनेक लोग पैदा हुए जो अभी आधुनिक समय तक हमारे साथ रहे। इनमें से एक नाम लेना बहुत जरूरी है और वो नाम है ललई सिंह यादव जी का। ये ललई सिंह यादव कौन थे? इन ललई सिंह यादव ने धर्मांधता, कट्टरता और पाखंड पर जबरदस्त प्रहार किया। इतना अच्छा लिखते थे कि उन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता था। वो जब ग्वालियर में नौकरी में थे तब उन्होंने पुलिस को संगठित किया। वो पुलिस की नौकरी में थे। पुलिस की नौकरी में रहकर पुलिस को उन्होंने संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत लड़ी, बगावत की। और आजादी के बाद तो फिर उन्होंने उसी मुहिम को जारी रखा, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि ठीक है राजनीतिक आजादी आ गई, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की बात अभी भी बाकी है। एक और टर्निंग पॉइंट था आजादी की लड़ाई का, वो था 1919 का जलियांवाला बाग कांड। इसकी विवशता, इसकी भयानकता के बारे में तो बहुत बात की जाती है, लेकिन इसके एक रोचक पहलू के बारे में बात नहीं की जाती कि इस मामले को लेकर, इस घटना ने, जलियांवाला बाग कांड के हादसे ने, नरसंहार ने लोगों में गुस्सा पैदा किया, लेकिन एक नया सिलसिला भी शुरू किया सोच विचार का। लेकिन कई बार हम एक चीज भूल जाते हैं कि जलियांवाला बाग कांड में इकट्ठा होने वाले लोग कौन थे। उन्हें आजकल बताया जाता है कि वो उसमें सिख इतने थे, उसमें मुस्लिम इतने थे, उसमें हिंदू इतने थे, लेकिन उनके बाकी प्रोफाइल में जाने की कोशिश नहीं की जाती। ये कौन लोग थे? ये वो सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा था जो दुनिया देख कर आया था। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतें दुनिया को बांटने के लिए भेड़ियों की तरह, जंगली कुत्तों की तरह आपस में लड़ रही थी। हमारे देश पर किसी ने हमला नहीं किया था, लेकिन हमारे कितने सैनिक गए थे दुनिया में लड़ने के लिए? हमारी आबादी थी उस वक्त 31 करोड़। 1911 की जनगणना में भारत की आबादी थी 31 करोड़। 13 लाख भारतीय भेजे गए थे पूरी दुनिया में अंग्रेजों की लड़ाई को लड़ने के लिए, जिसका हमारे देश से कोई संबंध नहीं था। उन 13 लाख सैनिकों में से 74,187 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, अपने घर लौट के भी नहीं आए थे। लेकिन बाकी 12 लाख तो दुनिया देखकर लौटे। उन्होंने दुनिया को देखा, उन्होंने देखा न कहीं शोषण है, मतलब न कहीं जाति के नाम पर शोषण है, न कहीं वर्ण के नाम पर छुआछूत है, हम कैसे देश में रहते हैं। तो दुनिया को देखकर आए तो उन्होंने दो चीज महसूस की। एक तो उन्होंने आजादी का सुख देखा जो दुनिया के दूसरे देशों की जनता एंजॉय कर रही थी, और दूसरा आर्थिक रूप से गरीबी अमीरी हो सकती है, लेकिन पैदाइश के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर किसी तरीके का ऊंच नीच नहीं है, ये वो देख कर आए थे। और यही वजह थी कि उन्होंने उसके बाद अपनी लड़ाई को अलग तरीके से संगठित करने का फैसला लिया। एक और टर्निंग पॉइंट है इस देश का, और वो है 1946। 1946 में बंबई और बाकी के दुनिया में जहां भारत के जहाज खड़े हुए थे, उन सारे पानी के जहाजों पर जबरदस्त
तरीके से बगावत हुई और सैनिकों ने उनको अंग्रेजों के अनुशासन को मानने से मना कर दिया। नेवी के लोग थे, नौसेना के लोग थे, और ये नौसेना के लोग थे। और वो कौन थे? वो ये बाहर कौन जाया करता था? आज तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा अमेरिका चला जाए, जर्मनी चला जाए, जापान चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, अगर कहीं नहीं जा रहा तो ऑस्ट्रेलिया ही चला जाए। लेकिन उस जमाने में बाहर नहीं जाया करता था। उस जमाने में मनु महाराज खोपड़ी पर बैठे हुए थे, आज भी बैठे हैं, अंदर हैं, लेकिन खोपड़ी पर बैठे हुए थे। और बाहर जाना सवर्णों के लिए पूरी तरीके से मना था। 1888 में विनोद चिंतित होने की बात नहीं है, शब्दों पर न जाए वाली बात नहीं है। ये शब्द वो बोले जा रहे हैं जो उनकी शहादत के बाद उनके मुकदमों में और उसमें जिक्र किया गया है। आप उनके जाने के बाद किसी शहीद के नाम में परिवर्तन करने का कोई अधिकार हमें नहीं है, और हम किसी शब्द से अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करते। हम अपनी हैसियत के साथ, अपनी ताकत के साथ अपने अधिकार को पाना चाहते हैं। बहरहाल, इसके बाद भी अगर कोई शब्दों से आहत हो रहे हैं तो उनसे आहत हो जिन्होंने ये शब्द लिखे हैं, हमारे मिशन से आहत ना हो। मैं अभी शब्दों पर भी आता हूं कि शब्दों का भी किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है बातों को छुपाने के लिए। बहरहाल, अभी मैं इस बात पर आ रहा था, ये नौसेना में कौन था? समंदर पार करके जाना, 7 नदियां पार करके जाना ही धर्म भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त होता था। 1888 में गए थे महात्मा गांधी पढ़ने के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर। उनके परिवार को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था, हुक्का पानी बंद हो गया था उनका, क्योंकि बेटा समंदर पार गया। ये जो सेना में भर्ती होकर गए थे, ये जो नौसेना में काम करते थे, ये जो समंदर पार जाते थे, वो ज्यादातर उन्हीं समुदायों के हुआ करते थे जिन्हें वंचित और शोषित के रूप में रखा गया। और ये नौसेना की बगावत थी, जिस बगावत में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से अंग्रेज जो 1948 में जाने वाले थे, जो योजना बनाई थी, उसकी बजाय वो 1947 की 15 अगस्त को ही जाने के लिए मजबूर हो गया। अभी शब्दों की बात चल रही है ना, नाम छुपाए ही नहीं जा रहे, हटाए जा रहे। ये ज्ञान दिया जाता है ना कि जाति खत्म हो गई है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौरी चौरा की 100वीं सालगिरह मनाई गई अभी 2021 में, चौरी चौरा कांड की। क्या था चौरी चौरा कांड? चौरी चौरा कांड आजादी की वो लड़ाई थी जो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के साथ साथ जमींदारों के खिलाफ भी लड़ी गई, और यही वजह कि गांधी जी ने उसको वापस ले लिया। उसके बाद लड़ाई पर भी रोक लगा दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सामंतवाद पे भी लड़ाई शुरू हो गई तो फिर समाजवाद ही आएगा। चौरी चौरा दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों का जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था। उनमें कितने लोगों को फांसी हुई, आप उनकी सूची उठाकर देख लीजिए। जिन्हें 19 लोगों को फांसी हुई, उनके नाम पढ़ रहा हूं मैं आपके बीच में। एक का नाम है अब्दुल्ला चूड़ीहार, दूसरे का नाम है भगवान अहीर, विक्रम अहीर, दुधई, कालीचरण कहार, लवटू कहार, रघुवीर सुनार, रामस्वरूप बरई, रुदली केवट और संपत चमार। ये नाम रिकॉर्ड में है। 2021 में जब उसकी शताब्दी मनाई गई तो वहां एक मूर्ति की स्थापना की, जो शहीद नहीं हुए थे लेकिन जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उनका नाम था द्वारका प्रसाद पांडे। बाकी जितने भी शहीद थे उन सारे लोगों के नाम जैसे मैंने आपके बीच में जो पढ़े ना, भगवान अहीर नहीं थे, भगवान थे। विक्रम अहीर नहीं थे, विक्रम थे। कालीचरण कहार नहीं थे, कालीचरण थे। लेकिन द्वारका प्रसाद पांडे जी जो आजीवन कारावास से निकल कर आए थे, एक त्रिपाठी जी भी है, एक तिवारी जी भी है,
इन लोगों के नाम पूरे लिखे गए थे। जब जनता ने कहा कि यार तुम आइडेंटिटी खत्म क्यों कर रहे हो, तब उन्हें ये ज्ञान दिया गया वहां पर। और आजकल भाजपा के नेता लोग भी ये ज्ञान देते, अरे जाति सूचक शब्दों को लगाने से क्या होगा, आई लगाने से क्या होगा, केवट लगाने से क्या होगा, चूड़िहार लगाने से क्या होगा। ये ज्ञान दिया जा रहा है उन्हें जिन्होंने फांसी पर गए, लेकिन द्वारका प्रसाद जी के नाम के आगे पांडे लगाया जाएगा, तिवारी जी के आगे तिवारी जी लगाया जाएगा। तो ये नाम के पीछे से उपनामों को विलोपित करके वो दरअसल उस आइडेंटिटी को भी ब्लर कर देना चाहते हैं जिस आइडेंटिटी से उनके योगदान का ज्यादा महत्व बढ़ता है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? यही तो वो राजनीति है जो राजनीति कड़वा कड़वा थू कर देती है और मीठा मीठा गप कर लेती है। ये एक उदाहरण मैंने दिया आपको, जो चौरी चौरा के आसपास के गोरखपुर के सामंतों के खिलाफ, जो जमींदारों के खिलाफ जो शानदार लड़ाई थी, वो जाकर उनके गांव में, वो लगभग 60 गांव की लड़ाई थी, जाकर इसके इतिहास का साक्षात्कार कर सकते हैं। इन शहीदों के नाम नहीं लिए जाएंगे, सुखबीर सिंह जी कह रहे हैं, लेकिन उनकी जातियों के जो राजा हैं उनके नाम लिए जाएंगे, क्योंकि राजाओं के साथ रिश्तेदारी बनाना उनको आसान पड़ता है। क्योंकि राजा सिर्फ एक जाति विशेष का होने की वजह से हर कोई राजा शाहू जी महाराज की तरह नहीं होता। राजा अंततः राजा होता है, सामंत अंततः सामंत होता है, लेकिन जो होता है वो देखा गया। लेकिन ये बर्ताव चौरी चौरा में हुआ, ये बर्ताव जलियांवाला बाग में हुआ, ये बर्ताव पूरे देश भर के बाकी संघर्षों में शहीद हुए लोगों में हुआ। और जितने नाम मैंने आपको दिखाई है 1857 वाले, उन नामों के साथ हुआ। लेकिन मोपला के किसानों ने भी विद्रोह किया था, पुन्नप्रा व्यालार के किसानों ने भी बगावत की थी, फांसियां झेली थी, गोलियां खाई थी। कयूर के शहीदों ने भी बगावत की थी, सूरमा वैली, बराक घाटी और तेलंगाना के शहीदों ने भी बगावत की थी। लेकिन वहां पर किसी के नाम नहीं छुपाए गए, किसी के योगदान को कम करके नहीं आंका गया, क्योंकि ये सारे संघर्ष जो मैंने आपके बीच में बोले हैं, वो चाहे पुन्नप्रा व्यालार हो, चाहे कयूर हो, चाहे सूरमा वैली हो, चाहे बराक घाटी हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे ऐसी बगावतें हो, ये सब संघर्ष लाल झंडे की अगुवाई में हुए, कम्युनिस्टों की अगुवाई में हुए। उनके स्मारक लाल झंडे के नीचे बने हैं, इसलिए उनकी पहचान को छुपाते हुए नहीं, बल्कि उनके योगदान को गौरवान्वित करते हुए। यहां मैंने सिर्फ कुछ उल्लेख किए, सिर्फ ग्रामीण इलाकों में हुई बगावतों का जिक्र किया है। ऐसी लड़ाइयां, आखिरी हिस्सा है मेरा, ऐसी लड़ाइयां कारखानिया मजदूरों ने भी लड़ी हैं और अनेक लड़े हैं। कभी हम वर्किंग क्लास का और ट्रेड यूनियन आंदोलन का, आजादी की लड़ाई में जो इतिहास है उस पर बातचीत करेंगे, तो विस्तार से बातचीत करेंगे। अभी मैं केवल 4 का जिक्र कर रहा हूं आपके लिए। 1906 में अपने अखबार में एक लेख छापने की वजह से तिलक पर मुकदमा हुआ और उन्हें 6 साल की सजा दे दी गई। बंबई के 6 लाख कपड़ा मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल की थी। लेनिन ने रूस में बैठकर लिखा था कि यह भारत के मजदूर की राजनीतिक हड़ताल है, और अगर वो राजनीतिक हड़ताल करना सीख गया है तो अब अंग्रेजों का राज ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। 40 साल में वो राज चला गया। 1946 में नौसेना की बगावत के पक्ष में कारखानों में हड़ताल करके बंबई के कपड़ा मजदूर और बाकी मजदूर निकले थे। सैकड़ों लोग मारे गए गोलियों से, सैकड़ों लोग। कौन थे ये कारखानिया मजदूर थे। इनमें बहुमत उन लोगों का था जो लोग दलित और पिछड़ी जातियों के समुदाय से आते। तीसरी लड़ाई जिस शहर में, जो शहर मेरी पाठशाला रहा है, वहां की है। 1946 की 13 जनवरी को मजदूर जुलूस निकालते हैं और सिंधिया शहर छोड़ के भाग जाता है। हमारे यहाँ पर एक जगह है रोड टेकनपुर की छावनी, उस पर भी वो गोरार कैंट, उस पर भी कब्जा करने के लिए मजदूर जाते हैं। गोली चलती है और 4 मजदूर मारे जाते हैं। वो कौन थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप उनके नाम से समझ जाएंगे। एक का नाम था गरीबा, एक का नाम था दथुआ, एक का नाम था रधोला और चौथे का नाम था गेदालाल।
ये 3 घटनाओं के अलावा चौथी और भी रोचक घटना है। कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का फैसला ले चुकी थी 1932 और 30 के सम्मेलनों में। 1933 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। महात्मा गांधी का इरादा था कि एक बार फिर उस प्रस्ताव को वापस कर लिया जाए और डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव को लाया जाए, मतलब अंग्रेजों का भी राज रहे, हमारा भी राज। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू इसके खिलाफ थे। उन्होंने बैठकर मंत्रणा की कि करें क्या, ये तो मानने वाले नहीं है। इतिहास में दर्ज है ये बात। सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू सम्मेलन शुरू होने के पहले दिन ट्रेड यूनियनों के दफ्तरों में गए, कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में गए और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा गांधी करने वाले हैं, हमें आपका सहयोग चाहिए। और अगले दिन सुबह कांग्रेस अधिवेशन के शुरू होने के पहले 50,000 से ज्यादा मजदूर और किसानों ने कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल के चारों तरफ आके बैठ गए, शांति के साथ बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव दोबारा से पास नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। और अंततः कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करना पड़ा। मेरे ख्याल से नलिनी सेनगुप्ता जी अध्यक्षता कर रही थी। ये मजदूर कौन होते थे? वही तो होते थे जो गांव से खदेड़ दिए जाते थे, जिनके पास जमीन नहीं होती थी। ये उन्हीं का योगदान है जिसकी वजह से ये भारत का संविधान बना है। ये केवल संविधान सभा में बैठे 245, 249 विद्वानों के दिमाग की उपज नहीं है। ये इन 190 साल की लंबी लड़ाई का नतीजा है जिसने उस विकृति और उस बीमारी को पहचाना। और दुर्भाग्य की बात है कि आज वे लोग सत्ता में आकर बैठे हैं जो इस संग्राम में शामिल नहीं थे, जो मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की, जो भगत सिंह को सजा दिलाने के लिए पैरवी कर रहे थे, अदालत में वकील के रूप में, गवाह के रूप में पेश हो रहे थे, माफिया मांग मांग कर अपनी अंग्रेजी की हैंडराइटिंग सुधार रहे थे। अंधकार के पुजारी एक बार फिर से भारत में अंधेरा लाना चाहते हैं। आरएसएस इस साल 100 साल का हो जाएगा। आजादी की 78 साल पूरी हो रहे हैं। 1920 में बन गए थे ये संगठन। एक दिन 1 घंटे की कार्रवाई भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं की। ये मुसलमानों के विरोध का बाना ओढ़ते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, लेकिन दरअसल ये उनको केवल मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में जो आरएसएस का निर्माण हुआ था उस वक्त के महाराष्ट्र की हालत देखिए। जागरण आंदोलन चल रहा है, अछूतों के बीच में, शूद्रों के बीच में, दलितों के बीच में, और एक चेतना पैदा हो रही है, एक जबरदस्त जन आंदोलन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ पैदा हो रहा है। उससे मनुवादी धर्म की शुद्धता को बचाए रखने के लिए सवर्ण युवाओं को संगठित करने के मकसद के साथ गठित हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और वो ही कर रहा है। जब आजादी की लड़ाई जब आजादी हासिल हो गई और संविधान सभा बनने लगी तो 3-3 बार ज्ञापन दिए इन्होंने जाके, और उन्होंने कहा कि हमें संविधान की आवश्यकता नहीं है, मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहिए देश। संवेदनशील शब्दों को लेकर बातचीत चल रही है यहां पर। आरएसएस, हिंदू महासभा ने आचार्य करपात्री के नेतृत्व में रामलीला मैदान में रैली की थी। गूगल पर जाइए, मिलेगा आपको, इतिहास में जाइए। और उस रैली में भाषण देते हुए आचार्य करपात्री, जो रामराज्य परिषद नाम की पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने क्या भाषा का इस्तेमाल किया था? उनका भाषण था कि एक चमार के, महार के हाथ का बना हुआ संविधान इस देश की जनता कभी मंजूर नहीं करेगी, मनुस्मृति चाहिए। जो एलानिया उस बात का विरोध करते थे, आज वो सत्ता में है और मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। मोदी जी सफाई कर्मचारियों को ज्ञान देते हुए क्या कहते हैं? ईश्वर ने आपको ये पुण्य कार्य करने के लिए भेजा है, हमें नहीं करनी पुण्य आई भाई, आप करो ना 15-20 दिन के लिए आकर पुण्य आई। वो ईश्वर की आड़ लेकर इस तरीके से वो कर रहे हैं। वो हनुमान से सीखने की बात करते हैं, हनुमान से सीखो कि आज्ञाकारिता क्या होती है।
आदिवासी इलाकों में आजकल वो जा रहे हैं, आदिवासियों का हिंदूकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी तब से हैं जब कोई धर्म पैदा नहीं हुआ था। लेकिन एक रोचक बात आप नोट करेंगे कि आदिवासियों के बीच में वो जा रहे हैं तो राम का नाम लेके नहीं जा रहे, वो हनुमान का कैलेंडर थमा के आते हैं। हनुमान से सीखो, राज तो राम के नाम पर वो कर लेंगे। वो यही नीतियां लागू कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने का मतलब क्या है? मनु को लागू करना। निजीकरण का मतलब क्या है? मनु को लागू करना। जीएसटी का मतलब क्या है? छोटी दुकानों का चौपट करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्यों द्वारा बड़े मॉल्स को बनाकर बाजार पर कब्जा करना। ये बिहार में क्या हो रहा है? ये वोटर्स की चटाई का काम क्या है? 11 प्रमाण पत्र किन से मांगे जा रहे हैं? जो 11 मांगे जा रहे हैं उनमें से एक है मेरे पास केवल, और वो भी ऐसा जिसे स्वीकार किया जाना जरूरी नहीं है। पासपोर्ट, 5वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, पिताजी की पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं है, हमारी पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं है, वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वो यमुना नदी की बाढ़ में बह चुका है, ये कोई संपत्ति के कागजात नहीं है। कहां से साबित करेंगे कि मतदाता है हम? ये कौन हटाए जा रहे हैं? ये वो हटाए जा रहे हैं जिन्हें मनु महाराज कह गए थे कि जिन्हें सिर्फ दास बन के रहना है, कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभाती है। वो लोकतंत्र को इस तरीके से कतरव्योत करना चाहते हैं। आजादी की इस इमारत की इस नींव में हमारे पुरखों की शहादत गारे और पत्थर के रूप में है। इसकी एक एक ईंट हमारे पुरखों की दधीची की तरह दी गई हड्डियों के वज्र से बनी है। इसे बचाना भी हमें ही होगा, और इसीलिए हमें उन शहीदों को योगदान को रेखांकित करते हुए सारे मेहनतकशों की एकता को बनाना पड़ेगी, और इस तूफान को रोकना पड़ेगा जो लोकतंत्र और संविधान पर हमला करने के लिए आ रहा है। और इसलिए साथियों, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करें। जय भीम, लाल सलाम। शुक्रिया। आजादी के दिन की शुभकामनाएं।